हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आई होप कि इससे पहले वाला आप सेट 1 का वीडियो कम्प्लीटली वॉच कर लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ से जाकर वीडियो कम्प्लीटली सेट 1 देख लीजिए। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। आई होप कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि अपने चैनल से आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, वसूली खाता क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट क्या है। देखिए, व्यक्तिगत खाता है, नामात्र खाता है, वास्तविक खाता है, इनमें से कोई नहीं। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा ही, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। तो रियलाइजेशन अकाउंट जो है ना, वो नाम मात्र खाता है। कौन सा अकाउंट है? तो नॉमिनल अकाउंट है। समझ गए। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि फर्म के समापन पर होने वाला व्यय को कहते हैं। देखिए, जब भी कंपनी का समापन होता है, उसमें जो खर्च होता है ना, उस खर्च को क्या कहते हैं। क्वेश्चन वही कर रहा है। आप क्वेश्चन को समझिए। जब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाइएगा ना, तो आराम से आंसर आप दे पाइएगा। देखिए, 100 क्वेश्चन रहता है, इसमें सिर्फ आपको 50 को चुन के ही ऑब्जेक्टिव ओएमआर शीट में भरना। और ध्यान दीजिएगा, जब आप बोर्ड एग्जाम दीजिएगा तो आपके लिए ओएमआर शीट 1 घंटा का मात्र समय दिया जाएगा आपको, और 1 घंटा के अंदर आपको ओएमआर शीट भर के जब जमा कर दीजिएगा, तब आपको कॉपी मिलेगा। जब आपका ओएमआर शीट ले लेगा तब। तो इसलिए जल्दी से जल्दी ओएमआर शीट भरिएगा। और 100 क्वेश्चन जो आपको इजी क्वेश्चन है, जो आप 100% कन्फर्म रहे कि यही आंसर हो, तो उसी को टिक कीजिए और 1 से लेकर 50 तक भरिए। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या, फर्म के समापन में होने वाला व्यय। जब कंपनी का समापन होता है तो उस समय जो खर्च होता है, उस खर्च को हम क्या बोलते हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं ना, उसको हम बोलते हैं वसूली हुए। क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी नहीं, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। और जब भी आप सॉल्व कीजिएगा तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और डाउट भी, इसमें गलत भी आने का संभावना है। इसलिए इस टाइप क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। मैं फिर भी बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। एक्स और वाई और जेड। देखिए, 1/2, 1/3, 1/6 रेशियो के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। जेड की मृत्यु हो जाती है, एक्स और वाई का नया अनुपात बताइए क्या होगा। क्या होगा? 3:2 होगा, 2:2 होगा, 2:1, या इनमें से कोई नहीं। इसको आप सॉल्व कीजिए तो कम से कम 10 मिनट टाइम लगेगा, और इसमें आपका टाइम एक्सपेंस होगा, खर्च होगा। और आपको ओएमआर शीट के लिए सिर्फ 1 घंटा दिया जाएगा, और 1 घंटा के बाद भरे या ना भरे आपको ओएमआर शीट ले लिया जाएगा। आप जैसा कि सभी जानते हैं कि ओएमआर शीट भरने के लिए हमको सिर्फ 1 आवर 1 घंटा का टाइम रहता है। 1 घंटा के अंदर आप भरे तो ठीक है, नहीं तो आपको खाली ही ले लिया जाएगा। इसलिए जो आपको ईजी क्वेश्चन लगे उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। तो वैसे मैं इसका आंसर बता दूँ, इसका जो आंसर होगा 3:2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि निम्नलिखित मदों में से किसे चालू अनुपात की गणना में ध्यान में नहीं रखा जाएगा। देखिए, लेनदार को, फर्नीचर को, देनदार को, या बैंक अधिकृत। तो इसका जो आंसर होगा ना, वो फर्नीचर होगा। फर्नीचर को हम जब भी चालू अनुपात की गणना करेंगे तो उसमें हम ध्यान नहीं देंगे। तो किस चीज़ पे? फर्नीचर पे। देखिए, घिसावट या टूट फूट के कारण अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी कहलाती है। देखिए, घिसावट या टूट फूट, आपके पास मशीन है, आपके पास मान लीजिए कि कुछ भी आपके पास है, जैसे कि मेरा डेस्क की बेंच ही है, तो घिसावट हो रहा है, इसमें वही हो रहा है, तो इसमें जो खर्च होगा उसको तो हम कुछ बोलेंगे ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशन बोलते हैं। इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में रहेगा ही, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोलते हैं इसको? हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन मेरा 6 है, सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक्य कहलाता है। देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट है और उस पर भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, उससे और एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा, तब उसको बोलेंगे सुपर प्रॉफिट, यानी कि सुपर प्रॉफिट हो गया, अधिलाभ। क्या बोलेंगे? ये भी, इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन रहेगा, इस गारंटी है कि ये सब क्वेश्चन रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी एकदम, इसको भी स्टार्ट कर लीजिए। वसीयतों को मानना चाहिए, लिहाजा शुड बी ट्रीटेड एज एन। देखिए, वसीयतों क्या होता है? हमारे दादा परदादा को जो संपत्ति हुआ ना, बिल्डिंग हुआ, जो भी हुआ, लैंड हुआ, वो सब क्या, उसको हम वसीयत बोलते हैं। तो वसीयत क्या है? संपत्ति है, पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, वसीयत को हम पूंजीगत प्राप्ति मानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 8 है कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित देनदारी का लेखा करने पर होगा। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित देनदारी का लेखा करने पर होगा। क्या होगा? वर्तमान साझेदार को लाभ होगा, वर्तमान साझेदार को हानि, वर्तमान साझेदार को न लाभ न हानि, या इनमें से कोई। देखिए, साझेदार फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित देनदारी का लेखा करने पर होगा। क्या होगा 8 का आंसर? 8 का जो आंसर होगा ना, वर्तमान साझेदार को क्या होगा? हानि हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 9 है कि व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। देखिए, मेरा व्यवसाय की प्रसिद्धि है, जैसे कि SPPD पब्लिकेशन का जो मॉडल पेपर है, उसका काफ़ी प्रसिद्धि है, काफ़ी ज़्यादा ख्याति है। ख्याति का मतलब क्या होता है ना, कि तारीफ हो, बहुत ज़्यादा उसका कस्टमर की नज़र में वैल्यू हो। तो क्या हुआ? गुडविल उसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ख्याति। आई होप कि इस चैप्टर में बहुत अच्छे से एकदम सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके वीडियो अपलोड है, तो वो देख लीजिएगा, तो आपको गुडविल से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट कर लीजिए। क्वेश्चन रहेगा
बेचे गए माल की लागत क्या होता है? विक्रय माइनस शुद्ध लाभ, या क्रय प्रारंभिक स्टॉक, या विक्रय माइनस सकल लाभ, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 10th का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो बेचे गए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होगा? तो ये होगा विक्रय यानी कि सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा। फर्म के समापन की दशा में वसूली खाते को डेबिट किया जाता है बेची जाने वाली सभी संपत्तियों से, फर्म के सभी भ्रम दायित्व से, या संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि से, या किसी साझेदार द्वारा ली गई किसी संपत्ति से। तो जल्दी बताइए कि 11 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो क्या होगा? बेची जाने वाली सभी संपत्ति से होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्तियों के लेखा करने पर होगा। पुराने साझेदार को लाभ, वर्तमान साझेदार को लाभ, वर्तमान साझेदार को हानि, वर्तमान साझेदार को न लाभ न हानि। तो बताइए कि 12 का आंसर क्या होगा? तो इसमें जो होगा ना, वर्तमान साझेदार को लाभ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है मेरा कि फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज। देखिए फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। पार्टनर जो है कंपनी से जो पैसा निकाला, आहरण का क्या मतलब है कि कंपनी से कुछ पैसा निकाला, क्या होगा? व्यय होगा, आय होगा, या लॉस होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 13 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? क्या होगा? आय होगा, इनकम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा है 14। एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को कहाँ दिखाया जाता है ये पूछ रहा है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, या बैलेंस शीट पे, या प्रॉफिट एंड लॉस, या नन ऑफ दिस। तो जल्दी बताइए कि 14 का जो आंसर होगा वो कहाँ होगा, किस में दिखाया जाता है आजीवन लाइफ मेंबरशिप फी को? तो आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 15 है समापन व्यय को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? दायित्व में, संपत्ति में, डेबिट या क्रेडिट में। तो जल्दी बताइए कि 15 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो 15 का आंसर क्या होगा? सी होगा, डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है हॉनरेरियम। देखिए आय होगा, परिसंपत्ति हो गया, व्यय होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 16 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो क्या होगा? व्यय होगा, खर्च होगा। हॉनरेरियम मतलब क्या होता है यार? किसी को हम एक्स्ट्रा दे दीजिए। मान लीजिए कि मेरी कंपनी में कुछ प्रोग्राम था और डीएम आए तो हम उनको चादर ओढ़ा दिए, तो उसी को हम बोलते हैं हॉनरेरियम। तो हॉनरेरियम मेरा खर्च ही नहीं होगा, एक्सपेंस ही होगा ना। तो क्या बोलेंगे? उसके एक्सपेंस बोलेंगे। समझ गए? देखिए फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? ये जो पूछ रहा है, जब फर्म का विघटन होता है तो उसमें जो पुस्तकीय मूल्य किस खाते के पक्ष में लिखा है? देखिए डेबिट पक्ष में, या क्रेडिट पक्ष में, या दायित्व में, या उपरोक्त में से सभी। तो जल्दी बताइए कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो किस में लिखा जाता है? डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण जो संबंधित, इस क्वेश्चन को तो स्टार ही कर लीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे किया जाता है? AS3 से किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 रोकड़ समतुल्य में शामिल होता है ट्रेजरी बिल, व्यापारी बिल, या बैंक में रोक करिए, ये सभी। तो 19 का जो आंसर होगा ना वो क्या होगा? तो आप सभी जानते होंगे कि ये ऑल ऑफ दिस होगा। इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट कर लीजिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये चैप्टर है, ये क्वेश्चन सब है। देखिए 20 फर्म के विघटन पर साझेदार के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं वसूली खाते के माध्यम से, आहरण खाते के माध्यम से, बैंक या रोकड़ खाते के माध्यम से, ऋण खाते के माध्यम से। जल्दी बताइए 20 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो आप सभी जानते होंगे ना कि 20 का जो किस खाते के माध्यम से बंद करते हैं? तो बैंक रोकड़ खाते के माध्यम से। इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी हर सेट में क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है मेरा पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है, व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, नाममात्र खाता है, या इनमें से कोई। तो जल्दी बताइए कि 21 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो 21 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यह नाममात्र खाता है, नॉमिनल अकाउंट है। देखिए त्याग अनुपात निकालना पड़ता है। क्वेश्चन कर रहा है कि त्याग अनुपात निकालना पड़ता है साझेदार के प्रवेश के समय, साझेदार के आहरण अवकाश ग्रहण के समय, साझेदार की मृत्यु के समय, साझेदार की विवाह के समय। कुछ अजीब सा ही क्वेश्चन ऑप्शन दे दिया है। देखिए त्याग अनुपात निकालना पड़ता है। हम त्याग कब करेंगे? किस कंडीशन में त्याग करेंगे? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कोई नया पार्टनर्स आएगा ना तो उस कंडीशन में हम त्याग करेंगे नए पार्टनर के पक्ष में, तो साझेदार के प्रवेश के समय। चलिए इस क्वेश्चन में भी टाइम लगेगा और ऐसा क्वेश्चन पे आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए जो इससे इजी क्वेश्चन हो, क्योंकि इस सब क्वेश्चन पे टाइम लगेगा और आपको ओमार सीट भरने के लिए सिर्फ 1 घंटा टाइम मिला है, इससे ज़्यादा नहीं। और ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन में टाइम लग गया ज़्यादा। चलिए आगे देखते हैं इसको। वैसे इसका आंसर बता देते हैं कि 23 का जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, कितना आएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा तो 34,000 आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन के लाभ और हानि को वहन किया जाता है। देखिए अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन के लाभ और हानि का वहन किया जाता है। ये कौन करता है? बचे हुए साझेदार द्वारा, सभी साझेदार द्वारा, सिर्फ ओनली बाय राम, या इनमें से कोई नहीं। तो अब जैसा कि इस दोनों में से तो कोई डाउट ही नहीं कि ये दोनों हो सकता है,
तो 24 का जो होगा ना वो सभी साझेदार द्वारा किया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक साझेदार करेगा, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पुनर्मूल्यांकन हो रहा है। अवकाश ग्रहण के समय पुनर्मूल्यांकन, यानी पुनर्मूल्यांकन का क्या मतलब होता है, फिर से संगठित करना, फिर से रूल रेगुलेशन बनाना। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है मेरा कि नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नकद राशि वर्तमान साझेदार में किस अनुपात में बांटी जाती है। देखिए नया पार्टनर, मान लीजिए आपकी कंपनी कोई नया पार्टनर एंट्री कर रहा है ना, तो वो कंपनी के ख्याति जो गुडविल, जो कंपनी को हम इस लेवल पे लाए हुए, इतना नाम फेमस करवाए हुए, तो उसके लिए गुडविल लाता है, जिसको ख्याति या प्रीमियम बोलते हैं। तो ये कौन लेगा, लाभ विभाजन अनुपात में, पूंजी अनुपात में, त्याग अनुपात में, या इनमें से कोई नहीं। तो किस अनुपात में लेगा ये पूछ रहा है, तो कमेंट कर दीजिए अगर आपको पता है। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अनुपात में लेगा। क्या होगा, त्याग अनुपात में लेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में किसे वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है, रोकड़ खाते शेष को, या संचय कोष को, लाभ हानि खाते शेष को, या ये सभी। तो क्या होगा 26 का आंसर जो होगा ना, ये सभी जो होता है ना नहीं किया जाता है। इस भी क्वेश्चन आपको बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इस सब क्वेश्चन फोकस मत कीजिए। आंसर बता देता, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सॉल्व कर लीजिए। इसका सॉल्व कीजिएगा तो 18,000 आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, अंशों के अधिक मूल्य पर निर्गमन हो सकता है पूंजीगत लाभ, पूंजीगत हानि, सामान्य लाभ या सामान्य हानि। तो 28 का आंसर क्या होगा, अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। क्या होगा, पूंजीगत लाभ होगा। चलिए अंश आवेदन खाता है, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता है, नाम मात्र खाता, या इनमें से कोई नहीं। ये है ना, ये व्यक्तिगत खाता, अंश आवंटन। तो इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में रहेगा ही। तो यहाँ देखिए, कंपनी अधिनियम प्रावधान के अंतर्गत एक कंपनी निर्गमित कर सकती है समता अंश, पूर्वाधिकारी अंश, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए एक कंपनी जो होता है ना, समता अंश भी कर सकता है जारी, और पूर्वाधिकारी अंश भी कर सकता है। तो क्या होगा, इसका आंसर सी होगा, ए बी दोनों। देखिए जब्त अंश खाते का शेष अंशों के पुनर्निर्गमन के बाद हस्तांतरित किया जाता है संचय कोष में, या पूंजी संचय, लाभ हानि खाते, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये किसमें हस्तांतरित किया जाता है, तो पूंजी खाते, पूंजी संचय खाते, यानी कैपिटल रिजर्व फंड में ऋणधारी को मिलता है। देखिए जो लोन लेगा, जो आपसे कर्ज लेगा, आप उसको क्या दीजिएगा, प्रॉफिट दीजिएगा, लाभांश दीजिएगा, या फिर प्रॉफिट दीजिएगा, बोनस दीजिएगा, उसको क्या लीजिएगा, उससे तो ब्याज लीजिएगा ना आप। तो क्या होगा, इसका आंसर ब्याज होगा। देखिए ऋण पत्रधारी को कंपनी का डैश कहा जाता है। क्या, जो आपको, जिसको आप कर्ज दीजिएगा उसको आप स्वामी कर सकते हो, उसको मालिक का भी कह सकते हैं, देनदार कह सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, ये लेनदार। क्या बोलिएगा, 33 का आंसर क्या होगा पता है, तब जल्दी से कमेंट कर दीजिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्या कहेंगे हम, लेनदार ले रहे हैं ना हमसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि कंपनी अधिनियम 2013 की तालिका F अपनाई गई है तो अग्रिम दत्त राशि पर कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष अधिक से अधिक ब्याज चुकाया जाएगा। तो कितना अधिक से अधिक ब्याज चुकाया जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा, कितना चुकाया जाएगा अधिक से अधिक, तो 12% चुकाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है मेरा, एक कंपनी अपने अंश को कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा के अंतर्गत प्रीमियम पर जारी कर सकती है। तो जल्दी बताइए कि 35 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो 35 का जो आंसर होगा सी होगा, 52 के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है मेरा, अंशों को निर्गमित नहीं किया जा सकता सम मूल्य पर, प्रीमियम पर, कटौती पर, ये सभी। देखिए अंशों का मतलब क्या, जो आपका प्राइस है, जो मेन प्राइस, मान लीजिए हमको बनाने में इस पेन को बनाने में खर्च आ रहा है हमको 5 रुपये, तो क्या हम इसको 5 रुपये पे ही दे सकते हैं, नहीं ना। जब तक हमको 6 रुपये नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं दे सकते सम मूल्य पर, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा सकता है सम मूल्य पर, प्रीमियम पर, या कटौती पर, या ये सभी। तो जल्दी बताइए 37 का जो आंसर होगा, तो ये सभी पर हम कर सकते हैं। ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है लाभ में, पूंजी में, प्रावधान से, या ये सभी। तो जल्दी बताइए कि 38 का जो आंसर होगा क्या होगा, ये सभी होगा 38 का। वित्तीय विवरण होते हैं प्रत्याशी तथ्य, अभिलेखित तथ्य, अनुमानित तथ्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा अभिलेखित तथ्य होगा। चलिए फुटिए, गैर व्यापारिक संस्था में अधिक लेन देन होते हैं नगद, उधार, ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि इसका जो आंसर होगा ना क्या होगा। देखिए गैर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, उसमें ज़्यादातर लेन देन ट्रांजैक्शन कैश में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 41 है, निम्न में से कौन सा व्यवहार चालू अनुपात में सुधार लाएगा, माल नकद क्रय, या ग्राहक से रोकड़ प्राप्त, या लेनदार को भुगतान, या माल का उधार क्रय। तो इसका जो आंसर होगा ना, अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे इसका आंसर जो होगा ना, लेनदारों को भुगतान। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है कि ऋण पत्रों भाग होता है, ऋण पत्र भाग होता है अंश पूंजी का, दीर्घकालीन उधार का, स्वामित्व पूंजी का, या इनमें से कोई नहीं। कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान दीजिए और आपको आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा, दीर्घकालीन उधार का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, तुलनात्मक विवरण को यह भी कहते हैं
क्रियाशील विश्लेषण, क्षैतिज समानांतर विश्लेषण, लंबवत विश्लेषण या भ्रम विश्लेषण। तो 43 का आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे क्षैतिज समानांतर विश्लेषण करते। 44 ऋण पत्रों का बट्टा पर निर्गमन है, पूंजीगत लाभ, सामान्य लाभ, पूंजीगत हानि या सामान्य हानि। तो जल्दी बताइए 44 का जो आंसर होगा ना वो क्या होगा? तो क्या होगा मेरा? पूंजीगत हानि होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि देनदार आवर्त अनुपात इक्वल डेबिटर टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या होगा? तो पता है तो आपको जल्दी से कमेंट कर दीजिए। फॉर्मूला टाइप का है, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? देखिए, नेट क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होगा? ए होगा इसका आंसर। चलिए, परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। फ्लक्टिंग कैपिटल अकाउंट जो है उसको कहाँ क्रेडिट करते हैं? पूंजी पर ब्याज से, या वर्ष के लाभ, या साझेदार के पारिश्रमिक, या इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा ना क्या होगा? ये डी होगा। चलिए क्वेश्चन 40, ऋण क्षमता अनुपात है क्या? तरल अनुपात है, क्रियाशील अनुपात है, या संचालन अनुपात है, या क्या होगा? 47 का आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे शोधन क्षमता अनुपात है। स्टॉक आवर्त अनुपात इक्वल टू क्या होता है? अगर पता है तब जल्दी से कमेंट कर दीजिए। स्टॉक आवर्त अनुपात इक्वल टू होता है औसत स्टॉक बाय सेल्स। देखिए, निम्न में से कौन सा रोकर बहिर्वाह है? निम्न में से कौन सा रोकर यानी कि निम्न में से कौन सा रोकर आउटफ्लो का उदाहरण नहीं है? कौन सा? ऋण के पुनर्भुगतान, क्या ध्यान दीजिए, नहीं है उदाहरण आउटफ्लो का। लेनदार में कमी, या ऋण पत्रों को शोधन, या अंशों का निर्गमन। तो जल्दी बताइए 49 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो अंशों का निर्गमन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो आपको टाइम लगेगा, इसलिए डायरेक्ट वैसे हम इसका आंसर बता देते हैं। अगर आप सॉल्व करने के इच्छुक है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। 1:1 आएगा। चलिए, कंपनी की विशेषता है। देखिए, जैसा कि आप लोग कंपनी अकाउंटेंसी का डिफिनेशन ही कंपनी का डिफिनेशन ही है। कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा 51 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है, अंशों के प्रकार होते हैं। देखिए, जैसे कि इससे पहले ही देखे कि अंशों के ना 2 प्रकार होते हैं, समताधिकारी एवं पूर्वाधिकारी अधिकारी। तो क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। अंशों को बट्टे पर निर्मित नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 53 या किसके तहत नहीं किया जा सकता? इस क्वेश्चन का स्टार्ट कर लीजिए। किस पे नहीं किया जा सकता है? 53 का आंसर क्या होगा? पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो धारा 53 के तहत। चलिए, गैर लाभकारी संस्था का उदाहरण है। गैर लाभकारी संस्था का उदाहरण है, बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? किसका उदाहरण गैर लाभकारी संस्था? तो MSN मेडिकल कॉलेज है, ये गैर लाभकारी संस्था का उदाहरण है। चलिए, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। ध्यान दीजिए, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं। पूंजी पर ब्याज पाने का, वेतन पाने का, कमीशन पाने का, आप जितना देख रहे हो ना, ये सारे में से कोई भी अधिकार नहीं है जब साझेदारी संलेख नहीं बना रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। निम्नलिखित में किसे लाभ हानि नियोजन खाते में लिखा जाएगा? निम्नलिखित में किसे लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं लिखा जाएगा? यहाँ ध्यान दीजिए, नहीं लिखा जाएगा। पूंजी पर ब्याज, साझेदार के वेतन, या आहरण पर ब्याज, या प्रबंधकों का कमीशन। तो जल्दी बताइए कि इसका आंसर जो होगा, प्रबंधकों का कमीशन जो होगा ना उसको नहीं लिखा जाएगा। ऋण क्षमता अनुपात होता है क्या? ऋण क्षमता तरल अनुपात है, क्रियाशील अनुपात है, या संचालन अनुपात है, या शोधन क्षमता अनुपात है? क्या है? तो 57 जो होगा ना वो शोधन क्षमता अनुपात। चलिए 58 क्वेश्चन नंबर है कि स्टॉक आवर्त अनुपात इक्वल टू क्या होगा? जल्दी बताइए कि 58 का आंसर होगा क्या होगा? तो विक्रय लागत, कॉस्ट, यानी कि इसको स्टार्ट कर लीजिए। क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है इसलिए बोर्ड एग्जाम में आपके आ भी सकता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज प्रॉफिट, बेचे गए माल की लागत बराबर क्या होता है? इसको बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन में जान है, आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा कि बेचे गए माल की लागत बराबर क्या होता है? तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्या होगा? सी होगा इसका आंसर। रोकड़ प्राप्त विवरण संबंधित, इसको तो मोस्ट ही इंपॉर्टेंट कर लीजिए। AS 3 के अनुसार, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात सिक्किंग फंड खाता शेष अंतरित होता है। तो जल्दी बताइए कि 61 का जो आंसर होगा ना वो क्या होगा? किस में अंतरित किया जाता है? तो संचय, सामान्य संचय लेखा में। स्वयं के ऋण पत्र वे ऋण पत्र है जिन्हें कंपनी क्या करते हैं? अपने प्रवर्तकों को आमंत्रित करती है, अपने निवेशकों को आमंत्रित करती है, बाजार खरीदती है और निवेश के रूप में अपने पास रखती है, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 62 का जो आंसर होगा ना वो सी होगा, बाजार खरीदती है और अपने निवेश को अपने पास रखती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है कि ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नामात्र खाता, या उचंती खाता। तो जल्दी बताइए कि 63 का जो आंसर होगा ना वो पर्सनल अकाउंट है। कौन सा? व्यक्तिगत खाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है
64 की ऋण पत्रों का शोधन विमोचन किया जा सकता है लाभ में, पूंजी में, प्रावधान में या इनमें से सभी। तो जल्दी बताइए कि 64 का जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे 64 का जो आंसर होगा इनमें से सभी होगा। ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम खाता है, संपत्ति है, व्यय है, दायित्व है, आय है। तो जल्दी बताइए कि 65 का आंसर क्या होगा, तो क्या होगा, दायित्व है। क्वेश्चन नंबर 66 है मेरा कि ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम व्यवस्था सामान्य डैश के समय की जाती है। ऋण पत्र के निर्गमन के समय, ऋण पत्र के शोधन या अपलेखन या 10 वर्षों के पश्चात। तो जल्दी बताइए कि 66 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो 66 का जो आंसर होगा ना, ऋण पत्रों को निर्गमन के समय किया जाता है। देखिए शोधन कोष विनियोग है, आय है, एक्सपेंस है, एसेट्स है या दायित्व है, या दायित्व है, लाइबिलिटीज है। तो जल्दी बताइए कि 67 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे संपत्ति होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आप कम से कम 10 मिनट टाइम लगेगा, आपके पास टाइम रहता नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिए। वैसे आंसर बता देते हैं कि इसका आंसर लाभांश की दर या ब्याज की दर या कर की दर या इनमें से कोई नहीं। तो 68 का जो आंसर होगा ना वो ब्याज की दर होगा। चलिए वसीयत को मानना चाहिए, बहुत अच्छे समझा चुके हैं, आराम से इसका आंसर दे दीजिएगा और इसको स्टार्ट कर लीजिए। क्वेश्चन रहेगा वसीयत को हमेशा क्या मानना चाहिए। 69 का आंसर क्या होगा, कमेंट कर दीजिए। दायित्व मानना चाहिए वसीयत को हमेशा, क्योंकि वो मेरे पूर्वज का मिला हुआ है ना, तो उसको मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम संभाल के रखेंगे। ऐसा नहीं कि मेरे पूर्वज का लैंड है, बिल्डिंग है, भवन, तो हम सबको बेच के सब खत्म कर दें, नहीं, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको हम संभाल के रखें, सही से रखें। चलिए आगे देखते हैं। 69 आय व्यय खाता बनाया जाता है। आय व्यय खाता बनाया जाता है, किसके द्वारा आय व्यय खाता बनाया जाता है, ये क्वेश्चन में कर रहा है। किसके द्वारा, व्यवसायिक संस्था द्वारा, लाभ कमाने वाली संस्था द्वारा। ये जो बनाया जाता है लाभ न कमाने वाली संस्था द्वारा, किसके द्वारा बनाया जाता है, तो एनपीओ के द्वारा बनाया जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अदद चंदे को दिखाया जाता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को कहाँ दिखाया जाता है, संपत्ति भाग में, दायित्व भाग में, प्राप्ति भाग में या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 71 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो किस में दिखाया जाता है, संपत्ति भाग। चलिए आय व्यय खाता होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस प्रकार का खाता होता है, ये क्वेश्चन कर रहा है। इस पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड है जो कि बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुआ है। तो वैसे मैं बता दूं कि नाम मात्र नॉमिनल अकाउंट है। चलिए यदि स्पष्ट कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को मानना चाहिए। देखिए अगर आप कहीं भी प्रवेश कर रहे हैं, कहीं भी एंट्री कर रहे हैं, तो उसको पैसा ही नहीं दीजिएगा, ना कि पूंजी दीजिएगा, ना कि बिल्डिंग दीजिएगा, ना कि कुछ। तो क्या मानेंगे हम उसको, आयगत आय मानेंगे। क्या मानेंगे, 73 का आंसर क्या होगा, बी होगा, आयगत आय मानेंगे। 74 है कि निम्न में से कौन लाभ न कमाने वाली संस्था है। देखिए महाविद्यालय, खेलकूद, मारुति उद्योग या हॉस्पिटल। बताइए कि 74 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बताइए कौन सा है। तो मारुति उद्योग क्या होगा, सी, उसको स्टार्ट कर लीजिए। चलिए 75 पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है, आय व्यय खाता में, स्थिति विवरणी है, लाभ हानि में, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 75 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो किस में दिखाया जाता है, स्थिति विवरण में दिखाई जाती है। चलिए एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है, पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, ये भी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि एक संस्था द्वारा चंदा प्राप्त होगा वो मनी ही ना होगा, रेवेन्यू ही ना प्राप्त होगा, आय ही ना हो। चलिए निम्न में से कौन सा अलाभकारी संस्था है, बिहार अकादमिक परिषद या टाटा स्टील या एयर इंडिया या जेट एयरवेज। तो जल्दी बताइए 77 का जो आंसर होगा ना, बिहार अकादमिक। चलिए साझेदार के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है, साझेदार के पूंजी खाते में, लाभ हानि खाते में, आहरण खाते में, लाभ हानि नियोजन खाते में। तो जल्दी बताइए 78 का जो आंसर होगा ना वो क्या होगा। तो किस में किया जाता है, 78 ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है कि साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है, प्रारंभिक पूंजी पर, अंतिम पूंजी पर, औसत पूंजी पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ना प्रारंभिक पूंजी पर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित में किसे लाभ हानि विनियोजन खाते में नहीं लिखा जाएगा, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, साझेदार के वेतन या संबंध का कमीशन। तो जल्दी बताइए कि 80 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा, संबंध का कमीशन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 है कि यदि फर्म की कुल संपत्ति, देखिए इसी क्वेश्चन में टाइम दीजिएगा तो आपको काफ़ी टाइम चला जाएगा, इसलिए ऐसा क्वेश्चन में टाइम ही मत दीजिए। वैसे आंसर बता देते कि इसका आंसर क्या होगा। तो 3,50,000 इसका आंसर आएगा। एक फर्म में साझेदार की अधिकतम संख्या होती है। ये सारे क्वेश्चन जो देख रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं ना, मेरा एक वीडियो अपलोड है, ऑल अकाउंट्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ऑल ऑब्जेक्टिव इन वन वीडियो अपलोड है। वो वीडियो आप कंप्लीट वॉच कर लेते हैं ना तो आपको कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने का जरूरत नहीं, ये मेरा गारंटी है। जितना भी क्वेश्चन है सारा उसी वीडियो से, अगर आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो आप खुद समझ जाइएगा। देखिए एक फॉर्म में साझेदारी की अधिकतम संख्या होती है, एक फॉर्म में जो देखिए कहीं पर रहता है 200 और कहीं पर रहता है 50। आप अपने ऑप्शन के हिसाब से समझ लीजिए कि क्या होगा उसका आंसर। अगर
50 नहीं, 200 नहीं रहेगा तो 50 होगा, अगर 50 भी रहेगा तो 200 कीजिएगा। देखिए साझेदारी समझौता हो सकता है। देखिए एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ना, कैसा भी हो सकता है, आप लिखित भी बना सकते हैं और मौखिक यानी कि मुंह से भी कर सकते हैं, और मौखिक या लिखित क्या होगा, इनमें से सभी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये भी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए तो काफ़ी आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। वैसे आप इसका आंसर बता देते, इसका आंसर सॉल्व कीजिएगा तो 10,000 आएगा। चलिए एकांकी व्यापार में ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। एकांकी व्यापार में ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक नहीं। व्यवसाय बेचने पर, अन्य व्यक्ति के साझेदार बनाने पर, संपदा के निर्धारण पर, व्यापार बंद करने पर। तो जल्दी पर 86 का जो आंसर होगा ना, व्यापार बंद करने पर। चलिए डैश की प्राकृतिक ख्याति उच्च स्तर के होते हैं। देखिए कुत्ते की, देखिए कुत्ता एक वफादार जानवर माना जाता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं। उसी तरह वफादार के प्रकृति, देखिए आप होता है ना किसी दुकान से, मान लीजिए किसी दुकान से, मेरे घर के पास एक दुकान है, ये पेन है, कोई दुकानदार इसको 10 रुपये में दे रहा है और कोई दुकानदार 5 रुपये में दे रहा है, बट वो मेरे घर के बगल में जो दुकान है उस पर एक तरह से हम क्या बोले, हम परखे हुए हैं, उस टाइप से हैं। तो उसकी दुकान पर काफ़ी ज़्यादा जाते हैं और अपने आप अट्रैक्ट होकर चले जाते हैं वफादारी की तरफ, कुत्ते की सबसे ज़्यादा। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। 88 है, फर्म ने एक अनुबंध से जिनका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा बहुत अधिक अवास्तविक लाभ कमाए, ऐसी स्थिति में अनुबंध से कमाया लाभ क्या होगा बताइए। साझेदार को लाभ के हिस्से में, ख्याति की गणना में, या ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन ही नहीं क्लियरली स्पष्ट हो रहा है। वैसे इसका आंसर क्या होगा, ख्याति की गणना। चलिए इसी क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम ही मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपके पास लिमिट टाइम रहता है। वैसे इसका आंसर बता देते कि 89 का जो आंसर होगा वो 12,000 निकल के आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 है कि डैश की प्राकृतिक ख्याति की क्षमता निम्न होती है। देखिए चूहे की, बिल्ली की, खरगोश। इस क्वेश्चन के कहने के जो मतलब है ना, ये पूछ रहा है कि जो दुकानदार है उसके पास किस जानवर प्रकार का ग्राहक सबसे ज़्यादा आता है। तो देखिए सबसे कम जो होते हैं ना खरगोश। अगर मान लीजिए ना खरगोश आज यहाँ पे क्या बोलूँ गाजर खाया है ना, तो आज यहाँ पर आने में उसको साल भर लग जाएगा दोबारा यहाँ आने के लिए। तो इसीलिए बोलते हैं सबसे कम जो होता है ना खरगोश, यानी किसी दुकान से आप एक बार पेन लिए तो उस दुकान में दोबारा जाने में आपको जमाना लग जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कंपनी प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए पूर्णतः अंश निर्गमित करती है तो रोजाना मंच प्रविष्टि होगी। ये भी क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है, तो इस सब क्वेश्चन पर ज़्यादा मत फोकस कीजिए, जो आपको टफ लगे। वैसे इसका आंसर मैं बता देता हूँ, गुडविल बाय शेयर कैपिटल। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 है, जब कंपनी प्रीमियम पर अंशों का निर्माण करती है तो प्रीमियम की राशि कंपनी द्वारा प्राप्त की जा सकती है आवेदन की राशि के साथ, आवंटन की राशि के साथ, याचनाओं के साथ, उपयुक्त में से किसी के साथ। तो जल्दी बताइए कि 92 का जो आंसर होगा ना, उपयुक्त में से किसी भी के साथ। चलिए क्वेश्चन 93 है मेरा कि अंशों का ऐसा निर्गमन जो सार्वजनिक निर्गमन नहीं है बल्कि कुछ चुने हुए व्यक्तियों को निर्गमित किए जाते हैं कहलाता है। सार्वजनिक प्रस्ताव, अंशों की निजी व्यवस्था, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 93 का जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, तो अंशों की निजी व्यवस्था। चलिए 94, अंश आवेदन खाता है, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नामात्र खाता, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 94 का जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, तो व्यक्तिगत खाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 है, क्वेश्चन नंबर 95 है कि एक नई कंपनी अपने अंशों का निर्माण नहीं कर सकती है कटौती पर, प्रीमियम पर, सम मूल्य पर, या इसको भी स्टार्ट करें किस पर नहीं कर सकती है, तो सम मूल्य पर कर सकते हैं। देखिए प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं हो सकता सदस्यों के लाभांश बांटने और सदस्यों को बोनस अंशों के या कंपनी के प्रारंभिक व्यय का अपलेखन या ऋण पत्र को निगम बट्टे का अपलेखन। तो जल्दी बताइए कि 96 का आंसर होगा वो क्या होगा, तो किस में नहीं कर सकते, तो सदस्यों को लाभांश बांटने के लिए। ऋण पत्रों पर कटौती के शेष आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है, संपत्ति पक्ष में, दायित्व पक्ष में, या फुटनोट में, या इनमें से सभी। तो जल्दी बताइए कि 97 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो संपत्ति पक्ष में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर अधिलाभों को आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, गैर चालू संपत्ति पक्ष में, या संचय एवं अधिक्य, या गैर चालू दायित्व, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 98 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो आंसर होगा ना संचय एवं अधिक्य में। चलिए क्वेश्चन 99 है मेरा, सेकंड लास्ट, कंपनी के लिए अधिमूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन है, आयगत प्राप्ति है, लाभ है, या पूंजीगत लाभ है, या संपत्ति। तो जल्दी बताइए कि 99 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो क्या होगा, पूंजीगत लाभ होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कांग्रेचुलेसन, ऋण पत्र पर ब्याज होता है 12% या 10%, निश्चित दर या
डी 8%। तो जल्दी बताइए कि इसका भी आंसर क्या होगा, निश्चित दर होता है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कहीं डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन आंसर करवाया जाए तो कमेंट कीजिए, आप करवाया जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अपने चैनल से आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।